तो चलिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। क्या है मतलब इसका? इस मतलब को समझने से पहले अभी कुछ करंट में मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दा से आप लोग वाकिफ होंगे कि दिल्ली में प्रदूषण टॉप लेवल पर पहुंच गया है। और जब भी अक्टूबर नवंबर का मंथ आता है तब तक इस प्रकार की समस्या दिल्ली, हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो देखा जाता है वो प्रॉब्लम होता है कि जो पराली है उसका एक कारण माना जाता रहा है कि प्रदूषण में एक बड़ी भूमिका होती है और उसी की वजह से दिल्ली प्रदूषित होते जा रहा है। अगर मैं कहूँ एक छोटी सी डेटा के अनुसार कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में किसी भी, मान लीजिए कि आप थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर के आसपास अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप अपनी खिड़की वगैरह को अगर आप बंद कर रखा है तो ठीक है। अगर आपने खिड़की खोल रखा है और आपके घर में एयर क्लीनर नहीं है या एयर एग्जॉस्टर नहीं है तो आप विथ इन आवर 1 घंटे के अंदर में ऐसा लगेगा कि आपके घर में एकदम धुंध टाइप का चारों तरफ से फैल गया है। इतनी बड़ी समस्या है और एयर टॉप लेवल पर पॉल्यूट हो गया है। और देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसके कारण जो है उसको ज्यादा काफी हद तक पराली को माना जाता है। और पराली किसको कहते हैं? जैसे किसान हैं, जैसे आप धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, रहर की खेती करते हैं और खेती करने के बाद जो उसका अपशिष्ट बच जाता है उसको हम लोग पराली कहते हैं। और उस पराली को जलाने के बाद जो आपको पता ही है कि जो एयर निकलता है, जो एयर को पॉल्यूट करने वाले उसमें से जो धुआं निकलती है, उसी के वजह से इस प्रकार की समस्याएं होती है। ज्योग्राफी के आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों में ये चीज़ें थोड़ी सी लिंक करके समझिएगा। आपको ये बात बताता हूँ कि अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा है तो क्लाइमेटोलॉजी में जब आप देखिएगा, जैसे टेम्परेचर आपका जहाँ ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होती है, वहाँ ऑब्वियस बात है कि जो एयर होती है वो क्या होती है, हाँ, हल्का होने लगता है। और हल्का होने के बाद ये चीज़ें ऊपर उठने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा उस क्षेत्र में आपका प्रेशर कम होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक ये कब होता है? मान लीजिए कि जून के समय में हो सकता है, जून जुलाई के समय में हो सकता है। लेकिन उल्टा कर दें इस समय को, अगर आप अक्टूबर में करें या नवंबर में करें तो नवंबर में तापमान कम होता है या ज़्यादा? तो कम होता है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ टेम्परेचर आपका कम होगा, इसका मतलब है कि प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर मतलब ऊपर से चीज़ें दबाव बना के रखेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो गर्मी के दिनों में जो क्रॉप रेजिड्यू होते हैं, पराली होते हैं, वो पराली को किसान नहीं जलाते हैं। लेकिन कहानी ये होता है कि एक फिनोमेना काम करता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो ऑब्वियस बात है कि हवाएं हल्का होती है और ऊपर उठती है और प्रेशर जो कम होता है, प्रेशर कम होने की स्थिति में हवाएं नीचे न बैठ कर ऊपर की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर के समय में, और अक्टूबर नवंबर के समय में इस प्रकार की चीजें उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है कि हवा ऊपर न जाकर के नीचे ही फैल जाता है, जिससे चारों तरफ स्मोक दिखाई देने लगता है। एयर क्लीन नहीं होते हैं। और एक सबसे बड़ी दुनिया में अगर पॉल्यूशन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड शहर में आपकी दिल्ली आती है। अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ, स्टेट पीसीएस को थोड़ा सा साइड में रखकर मैं बात करूँ तो ये फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का। यूपीएससी ऐसा हमको लगता है कि शायद ही कोई साल रहा हो जो इस टाइप के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते रहे। जैसे मान लीजिए कि जीएस के आपके 4 पेपर हैं, ऐसे हैं। अगर इस टॉपिक को अगर आप यहाँ से अच्छे से समझते हैं, यकीन मानिए आप किसी भी तरीका से आप मेंस लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं,
क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है नहीं पूछा है, लेकिन आपका प्रयोग हमेशा हो सकता है कि जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे डेटा वगैरह की जरूरत पड़ती है। इसमें मैं कुछ डेटा की बात करूंगा अभी आने वाले कुछ समयों में। तो ये तो आपने समझ लिया कि ये चीजें हैं, पराली है, समस्या है। अब इस पराली को कैसे मैनेज किया जाए, क्या किया जाए कि इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो, पहला। और पराली जलाने से इस प्रकार की कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है ये भी हम लोग समझेंगे। और जब हम पराली को अगर हम मैनेज कर दें तो उसके बाद हम कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट हो सकते हैं किसानों के लिए, लोगों के लिए, वो सब काफी महत्वपूर्ण बन जाती थी। इन सारी चीजों को हम लोग अभी इसको सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए, एक डेटा की अगर हम बात करें तो लगभग इंडिया में, अपने भारत में, इंडिया में ये सारे डेटा आप लोग लिखिएगा। ये डेटा काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। याद रखने का मतलब है कि हर जगह इसका प्रयोग होगा। लगभग एक साल में भारत में 600 टन आपकी पराली उत्पन्न होते हैं, 600 टन कम है। और इसका प्रबंधन कितना का हो पाता है? 180 का, यानी इसका मैनेजमेंट 180 का होता है। बाकी जो होता है आप या तो गलत तरीके से मैनेज किया जाता है या उसका एक प्रॉपर वे नहीं दिया गया, जिसके वजह से पॉल्यूशन होना स्वाभाविक है। अगर मैं कहूं कि अगर एक टन, ये कितने 600 टन है, अगर एक टन अगर आप पराली जलाएं, खास करके अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपके घर पर खेती होता है तो ये चीजें आपको थोड़ा सा और ध्यान से समझना चाहिए। और अब अपने पेरेंट्स को या जो भी आपके गार्जियन है उनको ये चीजें डेफिनेटली बताना चाहिए। अगर एक टन जो अगर पराली को अगर जलाया जाए, जैसे खेतों में आग लगा दिया तो उसको बोलते हैं, पहले आप लोग पराली का अर्थ समझ गए हैं कि नहीं? मैं कोई है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पराली होता क्या है, ये चीज समझ। अब एक टन पराली अगर जलाया जाए, ध्यान रखिएगा कि 600 पराली भारत में पर ईयर उत्पन्न होते हैं, प्लस माइनस कुछ हो सकते हैं। इसमें से मात्र 180 टन का मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट क्या है अभी कुछ मिनटों में हम लोग समझेंगे। उसमें से 180 जो है, उस 180 का मैनेजमेंट करके बाकी का जो है लैक ऑफ मैनेजमेंट है, उसका एक व्यवस्थित मैनेजमेंट नहीं देखा जाता है। एक टन में, इस 600 में से एक टन अगर आप पराली जलाएं, क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके एग्रीकल्चर पर, वो डेटा देखते हैं। लगभग 60 केजी के आसपास आपके कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एक टन अगर आपने, ध्यान रखिएगा, अगर पराली को जला दिया तो उसमें से 60 केजी जो है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं। लगभग 1460 केजी CO2 रिलीज होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैं औद्योगिक क्रांति से अब तक की अगर बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में पहले से इजाफा हो चुका है। किसी को पता है कितने परसेंट है? किसी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.003%। 0.03%। इसके बाद भी डेटा आना शुरू हो गया है। लगभग आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग लेटेस्ट डेटा के अनुसार 9 के आसपास पहुंच गया है, 8-9 के आसपास। यानी आने वाले समय में ये चीजें लगभग 4 तक भी पहुंच सकती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पराली जला रहे हैं, सिर्फ मैं एक टन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, जबकि ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है, यूक्रेन है, रसिया है, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर खेती ठीक ठाक होती है। क्या चीज समझ रहे हैं? वहाँ के डेटा ने एक छोटी सी मैंने यूनिट लिया है ताकि आप समझ पाए और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके आइडिया आपके दिमाग में चलना शुरू हो। लगभग 199 केजी, 199 केजी एस समझते हैं ना, राख के आसपास राख उत्पन्न होता है वहां से, इससे। और लगभग 2 केजी के आसपास सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है।
थोड़ा सा अगर आप लोग ने जनरल साइंस पढ़ा है तो आपको पता है कि SO2 अगर ज्यादा हो तो क्या होती है, S अगर बढ़े तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़े तो क्या होता है। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बढ़ने लगे, ध्यान रखिएगा, तो आपकी जो सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होती है वो होती है आपको सांस लेने की समस्या। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप बढ़ना शुरू हुए तो इंसानों के अंदर इरिटेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इतनी बड़ी विडंबना है, इन सारी चीजों को आप लोग समझ पा रहे हैं। और क्या हो सकता है, किसान लोगों को ऐसा लगता है कि फसल की पराली जलाने से इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो सॉइल है, इस सॉइल की फर्टिलिटी, जिसको बोलते हैं उर्वरा शक्ति, वह कम होने लगती है। यानी आपने पराली जलाया और पराली जलाने के बाद यानी उसका कंडीशन क्या होता है, वह आपका जो फर्टिलिटी, जो मतलब उसमें जो उर्वरा शक्ति जो होती है, वह उर्वरा शक्ति क्यों कम होने लगती है। जैसे ही आप उस चीज को जलाएंगे वहां पे, जैसे आप देखेंगे कि जैसे सॉइल है, तो सॉइल में क्या होता है, इसमें मॉइस्चर होता है, पता है आपको, नमी जिसको बोलते हैं। जैसे जलाते हैं वो नमी पर उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, और नमी का होना किसी भी फसल के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लगभग इसी डेटा के अनुसार अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक आप लोग पढ़े हैं NPK, हम पढ़ेंगे इकोनॉमी में, इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, और किसान लोग क्या गलती करते हैं। हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन का कितना होना चाहिए, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, लेकिन लोग अपनी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, इतना ज्यादा इसका मिसयूज करने लगते हैं। इसको जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे और उसमें जब एग्रीकल्चर वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर जब आप देखेंगे इस NPK में, जब आप पराली को जलाते हैं तो पराली को जलाने के बाद लगभग एक डेटा 3.5 kg N2 आपका नष्ट होने लगता है, यानी 1 टन में। और N2 नाइट्रोजन से क्या होता है, किसी भी फसल की, जनरल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी फसल होगा उसमें पत्तियां का जो विकास होता है, पत्ते वगैरह होते हैं, उनमें उनके विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होने लगता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर खेतों में अगर किसी भी फसल आप उगा रहे हैं, उसके पत्ते में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसके पत्ते में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न शुरू हो जाती है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वहां पर नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। तो यानी आपने जलाया, सॉइल की उर्वरता क्षमता कम हुई, और साथ ही साथ आपके जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन की जो मात्रा थी वो भी लगभग 1 टन पर लगभग 3.5 kg जो उसकी ऑब्जर्विंग पावर थी वो नष्ट हो गई। लगभग 2.3 kg के आसपास लगभग फास्फोरस नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। और फास्फोरस याद रखिएगा, किसी भी जो फसल होता है उसके जो जहाँ डेवलपमेंट होता है, जैसे मान के चलिए कि आम, तो आम जहाँ से वह बीज लेना प्रारंभ होता है और बीज लेने से लेकर के पकने तक का जो उसमें ग्रोथ वाला काम होता है वो फास्फोरस करता है। चाहे किसी भी प्रोडक्ट की आप बात करें तो लगभग समझिए कि आपने जलाया, ये नष्ट हुआ, ये नष्ट हुआ। अगर नष्ट हो रहा है, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग आने वाले कुछ मिनटों में करते हैं। लगभग 1.2 kg के आसपास सल्फर भी आपका नष्ट हो जाता है। तो लगभग अगर कहें तो अगर इसको हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं तो इसको क्या हम सॉइल पोल्यूशन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, पोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उस मिट्टी को गंदा कर रहे हैं। अगर मिट्टी में जो उसकी आवश्यक जो भी मिनरल है, अगर उस मिनरल का अगर हम मिसयूज कर रहे हैं तो भी वो मिट्टी जो है वो पॉल्यूट हो रही है, उसका इम्पैक्ट उसकी उर्वरा शक्ति पर पहुंचती है और किसान की डिपेंडेंसी उस पर। मजे की बात बताऊं, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो कि लगभग अगर
लगभग 45 से 50%, सॉरी इसको ऐसे देखते हैं, लगभग 80% के आसपास लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। और कितने लोगों की अपनी एक प्रकार से मैं कहूं जो उनकी जो आर्थिक कंडीशन है जिससे चलता है, लगभग कहा जाए तो लगभग 45% लोग की जो इकोनॉमिक कंडीशन है इज टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ध्यान रखिएगा। और एग्रीकल्चर में ध्यान रखिएगा जीडीपी का कितना रोल है, तो मात्र आप देखेंगे कि 17%। यानी कहने का मतलब यह है कि 17 रुपया में, इसकी थोड़ा सा टेक्निकली है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग इकोनॉमी। आसान भाषा में कहूं कि इस 17 रुपया से 45 रुपये 45-50 लोगों का पालन पोषण चलता है। ध्यान रखिएगा। और लगभग अगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, यहां से अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो लगभग आप देखेंगे कि लगभग 20 से 25% लोग की डिपेंडेंसी है। और इसका जो रोल है लगभग हमको लगता है कि 20-22% के आसपास है। इसी के आसपास थोड़ा सा अप डाउन डेटा हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 20-25 लोगों का, समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने इसमें बताया कि अगर 17 रुपये आपके पास है तो 45-50 लोगों में बांटना है। और ये कंडीशन है कि अगर आपके पास कितना 20-25 रुपए है तो लगभग 20 रुपए में से ये 20-25 लोगों में आपको बांटना है। लगभग ये चीजें कुछ ठीक लगती है। और थर्ड एक कंडीशन जो होता है वो होता है सर्विस सेक्टर। मैं सिर्फ ये चीजें बता रहा हूं कि विडंबना किसान लोग को ऐसी क्यों है, क्यों किसान लोग परेशान है, समस्या कहाँ आ रहा है। यानी सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो लगभग इसमें कितने हो गए, लगभग मान लीजिए कि 75 और 25% के आसपास लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 1-2% कम बेस हो सकते हैं। और इसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ है लगभग 55 से लेकर के 60% तक। यानी 60 रुपए में 25 आदमी को बांटना है। यहाँ पर कितने हैं, 20 में से 20 या 25 लोगों को बांटना है। यहाँ 17 में आपके 45-50 लोगों को बांटना है। तो बताइए किसकी कंडीशन खराब होगी, किसकी कंडीशन अच्छी होगी। आपका जवाब होगा कि सर्विस वाले लोगों की कंडीशन अच्छी होगी। ठीक है, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, ये अलग टॉपिक है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुद्दा हमारा यहाँ है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोगों ने ये समझा, लगभग हम लोगों ने ये चीजें समझा कि जो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन किस प्रकार डेवलप होना शुरू हो रहा है और लगभग सॉइल पॉल्यूशन कैसे बढ़ना शुरू हो रहा है। यानी लगभग आप ये डेटा है आपके सिर्फ 1 टन के, ध्यान रखिएगा, जबकि भारत में 600 टन आपके पराली पर ईयर उत्पन्न होते हैं और मात्र 180 का बेहतर मैनेजमेंट किया जाता है और बाकी का गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है। और वो सब चीजें यहाँ दिखता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं क्यों क्रिएट होते हैं, समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, क्या कारण है कि पराली किसानों को जलाना मजबूरी हो गया है। क्या किसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्या है, लेकिन समस्या कुछ है। जैसे आप लोगों ने कौन कौन से फसल होता है, किसी को पता है क्या? एक होता है खरीफ और रबी। हाँ ठीक है, पहले खरीफ और रबी में हम बात करते हैं। इन दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए कि खरीफ के बाद रबी आप करते हैं, चाहे जब इन दोनों के बीच में टाइम का बहुत कम सीमा बच जाता है। क्या बच जाता है? टाइम। जैसे टाइम कम बचता है तो किसान ये सोचते हैं कि इसको हम सूखने के लिए छोड़कर दें या काट करके छोड़ दें, उससे बेहतर है इसको जल्दी जलाओ और जल्दी नए फसल को उगाना प्रारंभ कर दो। तो एक तो ये है कि लगभग खरीफ और रबी फसल के बीच में एक ठीक ठाक समय का नहीं बचना। सरकार के द्वारा प्रयास किए हैं जिसको बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर मशीन।
बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, जिसका काम है जैसे आप वो कट करेगा, जैसे मशीन चलता रहेगा और कट करते, जैसे मान लीजिए ऐसे समझते हैं उसको। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फसल, अब ये जो कंबाइन हार्वेस्टर जो मशीन चलता है, देखिए यहाँ तक काट देता है और ये वाला छोड़ देता है। तो किसान क्या करते हैं, उसको कुछ दिन तक उसको छोड़ते हैं और बाद में आग लगा देते हैं। अगर आप लोग के यहाँ अगर कोई मशीन आज से अगर खेती की जाती है, जैसे गेहूं या धान की कटाई, डायरेक्ट जो मशीन आता है उसको वहीं पर काट देते हैं, तो आप देखेंगे कि नीचे इस प्रकार की कंडीशन वो लोग छोड़ देते हैं, बड़ा पार्ट छोड़ देते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है जो किसान बाद में उसके लिए सबसे बड़ा बेहतर तरीका होता है, वो तरीका होता है उसको जला दें। मजे की बात है कि पहले जो पराली हुआ करती थी उसको लोग चारे के रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन आज जिस प्रकार का समय चल रहा है, दौर चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं अपना डिपेंडेंसी मशीनों पर बढ़ाते जा रहे हैं। यानी पहले जो काम बैल करते थे, आज उसका स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया। पहले आप दूध के लिए गाय या भैंस का आप अपने घर पर रखते थे, किसान भी रखते थे, लेकिन अभी का कंडीशन आ गया है कि आज के समय में सुधा जैसी नई स्कीम डेवलप हो गई है और सारे लोगों की डिपेंडेंसी उस पर चला जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि पहले जब आप फसल की कटाई करते थे तो जो भी किसान लोग होते थे वो किसान लोग पहले से ही, जिनके पास जानवर हुआ करते थे, एनिमल हुआ करते थे, तो वो आपसे पराली ले लिया करते थे। या बहुत सारे कंडीशन ऐसे भी थे कि आपके ही घर में एनिमल हुआ करते थे और आप उसके लिए आप पराली को खेतों में न जला करके उसको घर पर लेकर के आते थे। क्या चीजें सारे लोगों को स्पष्ट हो रहा है? दूसरी तीसरी कंडीशन ये है, अगली कंडीशन, जो भी लेबर है, लेबर अभी का ऐसा कंडीशन हो रहा है कि सारे लोग टेक्निकल सेक्टर में जाने का प्रयास कर रहे हैं और कोई भी एग्रीकल्चर से जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। और जो लोग हैं उन लोगों का रेट काफी बढ़ गया है। अब रेट बढ़ गया है तो कैसे किया जाए? तो किसान भी सोचता है कि क्या करें, इसको जला ही दे, सबसे बेहतर है। क्यों ज्यादा पैसे खर्च करें? क्योंकि आप देख ही रहे हैं, इससे किसी भी चीज का बस कंपेयर यहाँ से कीजिएगा, इतने लोगों की डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट यहाँ है और इतने पैसे से इतने लोगों का जीवनचर्या चलना है। तो जब जीवनचर्या चलना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसान को जितना लॉस होगा उतना इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। एक तो पहले आपके पास जितना चाहिए उतना आ नहीं रहा है, हर एक किसान गरीब है। जब किसान गरीब है तो अगर इस समस्या होगी और भी लॉसेस होंगे, अपना एक बड़ा पैसा अगर वो लेबर में ही खर्च करना प्रारंभ कर दे तो मोटरसाइकिल को भी ये हटाने के लिए जितनी भी कहानी यहाँ पर जो है आप समझ रहे हैं ना, जैसे यानी लगभग जो भी किसान लोग हैं, किसान को चाहिए कि कम से कम इसमें उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत हो। कम इन्वेस्ट करेंगे तब जाकर के उनको ठीक ठाक एक उपज हो पाएगी, अन्यथा की स्थिति में बहुत मुश्किल लगता है। इसकी पड़ताल हम लोग आने वाले समय में जब इंडियन इकोनॉमी करेंगे तो खूब अच्छे से करेंगे, बजट के साथ इसको जोड़ेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो लगभग आप लोगों को ये चीजें यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए कि किसानों के भी साथ अपनी समस्या है। हम लोगों ने दो चीजें अब तक समझा। पहला समझा कि आखिर पराली का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सिर्फ एक टन पर, और दूसरा हम लोगों ने ये समझा कि किसान के पास क्या समस्या है, किसान क्यों जला रहा है, क्या किसान के द्वारा जलाना उसकी मजबूरी है या खुद से वैसे करते हैं। आपने ये भी कंडीशन को देख लिया। अब हम अगले जो मुद्दे पर आते हैं, अगर हम जो पराली है, अगर इस पराली का अगर मैनेजमेंट कहते हैं इसको, प्रबंधन, इसको अगर तरीके से, जिस प्रकार से रिसर्चर कहते हैं, जिस प्रकार से साइंटिस्ट कहते हैं,
कि आप इस पराली का प्रयोग अच्छे ढंग से कीजिए। अगर उस प्रकार से किसान करे तो किसान को क्या लाभ मिल सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल। अगर किसान, ध्यान रखिएगा, किसान इस पराली को कट करके वहीं छोड़ दे, किसान अगर उसको पराली को काटे और वहीं पर छोड़ दे तो उससे क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, जैसे मॉइस्चर या नमी, आप उसको कहते हैं, नमी मेंटेन रहती है। चलिए, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर किसान, जिस प्रकार के रिसर्चर्स बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर किसान अगर उस पराली को वहीं काट करके वहीं छोड़ दे तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वहाँ की जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर नमी मेंटेन रहेगी। जैसे आप देखेंगे कि ठंडे के दिनों में पराली को काट करके वहाँ पर चाहे आप बहुत सारे जो अभी के समय में जैसे आलू वगैरह की खेती जो वगैरह होती है तो उसके ऊपर कुछ पराली टाइप का उस पर ढक दिया जाता है, पुआल वगैरह का, आपने देखा होगा। क्यों किया जाता है कि उस चीज का नमी मेंटेन रखा जाए और वहां पर जो भी एक प्रकार का जो कोल्ड का इफेक्ट इस पर ना पड़े। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जैसे गर्मी के दिनों में लू वगैरह चलता है, हम लोगों ने पढ़ा ज्योग्राफी में, उसका इम्पैक्ट भी पड़ने लगता है आपके फसल पर। तो मजे की बात ये होती है कि जैसे हम पराली को अगर कट करके अगर वहीं पर अगर छोड़ दें तो छोड़ने से बेनिफिट हमारे लिए होगा कि इस प्रकार की चीजें किसान को देखने को मिलेगा। क्या चीजें सारे लोगों को स्पष्ट हो रहा है। एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे अगर मान लीजिए कि ये पेड़ है और पेड़ के यहाँ पर रूट्स हैं, तो इस रूट्स के ऊपर क्या किया जाता है कि इस पराली को ढक दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो उनकी रूट्स हैं, जो जड़ें होती हैं फसल की, वो उससे ये होता है कि उस फसल की नमी, जो पेड़ होता है उस पेड़ नमी को मेंटेन करके रखे, उस जो रूट से जो जड़ है वह नमी को पूर्ण तरीके से ऑब्जर्व करके रखे, इसके लिए बेनिफिट होता है। तो इसको हम मल्चिंग बोलते हैं। तो मल्चिंग के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये मानी जाती है कि अगर आप पराली है तो पराली को आप उठाएं और किसी भी, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पेड़ है, उसके जो भी नीचे जो बड़ा जो स्पेस है उसके तहत आप उसको रख दीजिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। इससे बेनिफिट आपको पता ही है कि वह जो भी मिनरल्स को जो ऑब्जर्व करेगा रूट्स, वो बेहतर तरीका से करेगा और उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे आपके फसल में दिखेगा। आप देखेंगे कि आजकल जितने भी चाहे आम है या और भी नकदी फसलें हैं, वो फसल एक साल स्किप करके फल देना प्रारंभ कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है और कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी परंपरा थी, एक जो व्यवस्थित परंपरा थी, उसको हम भूलते हुए जा रहे हैं और भूलने का इम्पैक्ट जो है वो हम लोग के सामने दिख रहा है। क्या चीजें सारे लोगों को स्पष्ट हो रही है। और क्या अगर आप इससे अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो क्या आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी इसको बोलते हैं सतत कृषि। अब सतत कृषि का मतलब जेन्युइन ये होता है कि दो प्रकार की चीजें, सतत कृषि का अर्थ एक शब्द में आप लोग समझ लीजिए, दो चीजें होती है, एक होता है आपका डेवलपमेंट और दूसरा होता है आपका पॉल्यूशन। अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो पॉल्यूशन होगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि पेड़ पौधे हैं, अगर पेड़ पौधे करके काट करके अगर वहां पर इंडस्ट्री लगा दिया जाए तो आप कहेंगे कि सर हाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों की नौकरी मिलेगी। लेकिन जरा सोचिए कि उस इंडस्ट्री के जगह पर जब अगर पेड़ पौधे होंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन जैसे हमने काटने के बाद इंडस्ट्री तो हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ, पर कैपिटल इनकम तो बढ़ा, क्या पॉल्यूशन में इजाफा हुआ? एग्जैक्टली। तो लगभग अगर हम कोई ऐसा काम करें जिसमें डेवलपमेंट भी हो और पॉल्यूशन भी ना हो, उसी को बोलते हैं हम लोग सतत। तो हम खेती भी ऐसा करें जो विकास भी हो जाए और उसका साइड इम्पैक्ट ना ही किसान पर पड़े, ना ही वह मिट्टी पर पड़े और ना ही वहां पर रहने वाले अगल बगल लोगों पर पड़े। राइट।
तो लगभग अगर आप पराली को अगर कट करके वहीं पर छोड़ते हैं तो इन जनरल आप ऐसा कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का सस्टेनेबल कृषि का एक स्वरूप माना जा सकता है। सारे लोगों को क्लियर हो रहा है? एक बड़ा रिसर्च ये बताता है कि अगर आप अपने खेतों में दाल की खेती करते हैं, पल्स की, और पल्स की खेती करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अगर उसकी पराली वहीं छोड़ देते हैं, वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ N2 यानी नाइट्रोजन इंक्रीमेंट होता है। ध्यान यहाँ पर कंपेयर करने वाली बात यह है कि जहां 1 टन आप पराली जला रहे थे, वहां पर आपके 3.5 केजी नाइट्रोजन खत्म हो रहा था। वहीं आप अगर दाल के पराली को अगर सिर्फ और सिर्फ उसी खेत में अगर आप छोड़ दें तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है। ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन का इम्पैक्ट उस फसल के ग्रोथ पर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर बाजरा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हाँ, अगर बाजरा की अगर आप खेती करते हैं तो P एंड K, जैसे मैंने बताया था ना, NPK, N आपके दाल से और P और K आपके बाजरा से। और बाजरा की पराली जो होती है, जनरली लोग इसको प्रयोग नहीं करते हैं, और एनपी के लिए, एनपीके को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, और उनको ये पता भी नहीं होता है कि एग्जैक्टली कितना होना चाहिए। एक बार आपने एनपीके बढ़ाया मान लीजिए, और जैसे आपने बढ़ाया तो फसल तो ग्रोथ हुआ, लेकिन जो सॉइल है, अब सॉइल नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा एनपीके की डिमांड करेगी। अगर फिर ज्यादा करेंगे तब जाके ज्यादा फसल हुई। यानी कहने का मतलब है कि आपकी डिपेंडेंसी एक तरीका से देखा जाए तो फर्टिलाइजर आधारित होती जा रही है। लेकिन अगर आप इस प्रकार के काम करेंगे तो किसी भी प्रकार के आपको फर्टिलाइजर देने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती है। और मजे की बात आपको ये बताऊं कि जो भी हम फसल उगाते हैं उसमें हम लोग यूरिया की मात्रा, ये सारी जितने मात्राएं हैं, हम कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने शरीर में लेते भी रहते हैं। तो वो भी है कि एक तरीका से उसका भी इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, यानी मैं ये चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर हम मैनेजमेंट किए तो क्या फायदा होंगे। कहने का मतलब यह है कि लगभग यानी सॉइल पॉल्यूशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। इतना चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं चीजों को, लगभग 3 चीज हम समझ लिए। पराली भारत में कितनी उत्पन्न होती है, उसमें हम कितना का बेहतर मैनेजमेंट करते हैं, कितना हम गलत तरीके से उसको जलाते हैं, या कुछ ऐसा काम उस पराली पर करते हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं समस्या अपने ऊपर एडॉप्ट करते जा रहे हैं। दूसरा कंडीशन हमने ये समझा कि क्यों किसान आखिर जो कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके साथ समस्या क्या है, इस चीज को भी हमने गहराई में समझा। और थर्ड कंडीशन ये समझा कि अगर हम पराली को अगर व्यवस्थित मैनेजमेंट कर दें तो क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। जो इसकी लास्ट स्टेप है, इसमें हम समझेंगे कि आखिर अब हम आते हैं यहाँ पर इस क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, यानी पराली का मैनेजमेंट कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में हेडिंग बनाइएगा कि जो पराली का प्रबंधन कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए। और एक तरीका से आप ये भी कह सकते हैं कि अब तक सरकार के द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें स्पष्ट होंगी। देखिए, ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन बनने की और एसे राइटिंग में काफी हेल्पफुल आपको मिल सकता है। और स्पेशल सैटरडे हम लोग ऐसे ही रखे हैं कि ताकि आप लोगों को कुछ अलग नॉलेज मिले, और खास करके आंसर राइटिंग वगैरह जो है, या आप अगर एसे राइटिंग वगैरह भी करते हैं तो उसमें कुछ डेटा वगैरह अगर आपके पास रहते हैं तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। चलिए, इसको बोलते हैं CRM,
क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट कैसे करें, या ऐसा भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए प्रयास, ये भी कह सकते हैं। क्या हो सकता है? अब देखिए, सरकार के द्वारा बहुत सारे हार्वेस्टर मशीन, नए नए तकनीकों के साथ जो मशीन आ रही है, हार्वेस्टर मशीन किसानों के लिए सब्सिडीज के साथ सब्सिडीज दी जा रही है, छूट दिया जा रहा है कि कोई किसान हार्वेस्टर मशीन खरीदे तो लगभग 50%, 40%, 30%, 60% डिपेंड करता है कि सरकार की पॉलिसी क्या करती है, उस पर वो हार्वेस्टर मशीन में छूट दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है। और हार्वेस्टर मशीन ये होता है कि जेन्युइनली काफी हद तक प्रयास ये करता है कि वह क्या करे कि फसल की कटाई करते समय वह पराली ही नहीं छोड़ता है आपके खेतों में। तो एक प्रकार की ये कहानी है, सरकार ये प्रयास कर रही है। बजट अगर इस बार 2023 की अगर हम बात करें, बजट 2023 और 24 की, तो लगभग सरकार का एक एजेंडा था कि कुछ महत्वपूर्ण जो डिस्ट्रिक्ट हैं उस डिस्ट्रिक्ट को हम लोग जीरो बर्निंग डिस्ट्रिक्ट घोषित करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि हम उस डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करेंगे या उस डिस्ट्रिक्ट में पैसे खर्च करेंगे ताकि किसान उस पराली को जला न करके कोई दूसरा ऑप्शन जो सरकार के द्वारा बताए जा रहे हैं, मैनेजमेंट बताए जा रहे हैं, उस मैनेजमेंट के तहत किसान अपने पूरी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैं अगर कहूँ कि अभी हम लोग चंपारण में हैं, तो चंपारण में हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, लगभग अगर सरकार ये चाहे कि यहाँ पर कहीं भी पराली न जलाया जाए, तो अगर पराली नहीं जलाने की स्थिति में सरकार के द्वारा कुछ फंड अलॉट किए जाएंगे, और जब सरकार फंड अलॉट करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी किसान उस पराली को नहीं जलाएगा। यूपी गवर्नमेंट ने एक एजेंडा चलाया है, यूपी गवर्नमेंट की बात करें, पराली दो और खाद लो। यानी कहने का मतलब यह है कि आप पराली को सरकार को देंगे और सरकार आपको खाद देगी। अब कहने का मतलब ये सरकार इस पराली को करेगी क्या, इसकी करते हैं चर्चा कुछ मिनटों में। अभी अगला जो पॉइंट आएगा उसी में हम लोग इसको समझते हैं। एक तकनीक है बायो डिकम्पोजर, यानी कहने का मतलब है कि जो ये पराली होता है ना, इस पराली पर क्या किया जाता है कि इस तकनीक के तहत कुछ केमिकल इस पर छिड़काव कर दिया जाता है। जैसे आप केमिकल छिड़काव करेंगे, कुछ दिनों के बाद यह सड़ जाएगा और सड़ जाने के बाद यह खाद बन जाएगा। तो सरकार इस पर भी काम कर रही है। सबसे पहले बात है कि किसान जो है, फार्मर जो है, किसानों में अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ाई जा रही है कि देखो भाई, तुम ऐसा करोगे तो एक टन में ये होगा, ऐसा होगा। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ डेटा से लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप बातों को समझें और जो एक पुरानी परंपरा है उस पुरानी परंपरा से हट करके जो नई तकनीक जो सरकार के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा जो बताए जाते हैं उन पर आप काम करना प्रारंभ करें। आप लोगों को पता है एक होता है मशरूम, कितने लोग जानते हैं? मशरूम की खेती पर बल दिया जा रहा है। अब मशरूम कहाँ होता है? मशरूम जहाँ पुआल वगैरह होता है, पूरे पराली जहाँ पर ऐसे फेंक देते हैं वहां पर होता है। तो अगर आप मशरूम की खेती, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर इस प्रकार की खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि जितने भी पराली है ला करके एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको सड़ने गलने के लिए, और वहां पर मशरूम की खेती कीजिए। आपको पता ही है मशरूम भी अपने अनुसार, जैसे आप जब धान की कर सकते हैं, गेहूं की कर सकते हैं, मशरूम की भी कर सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ रहा है? कृषि समृद्धि सेंटर केंद्र बनाया गया है, जिसमें किसानों को जैसे एक प्रकार से दिया जाए, रेंट पर मशीन दी जाती है। इसके तहत आप जाइए, हार्वेस्टर मशीन लेकर के आइए, प्रयोग कीजिए और फिर ला करके इस कृषि जो समृद्धि केंद्र है उसको लगा करके उसमें जा करके सबमिट करें। तो इस पूरे तरीके सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं।
एक तकनीक होती है जिसको बोलते हैं बायोचार, जो यूपी गवर्नमेंट ये करेगी। अभी इसकी बात करते हैं बायोचार। और बायोचार में क्या होता है, जैसे पराली होता है, ध्यान रखिएगा, पराली को ऑक्सीजन के अपसेंट में, अनुपस्थिति में लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक जलाया जाता है। अब जैसे ही जलाएंगे तो यह डायरेक्ट जो होता है एक छोटे छोटे सॉलिड फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। और सॉलिड फॉर्म में बनने के बाद इसको एक गोली टाइप का बना दिया जाता है। और गोली टाइप बनाने के बाद जहां भी कोल इंडस्ट्रीज है, कोयला को जलाने में, जहां कोयला जल रहा है उसमें इसके साथ इसको वहां बर्न करा दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो ये भी एक बायोचार तकनीक है, इस पर भी सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। या ये जो क्या बोलते हैं, एक तरीका से जो गोली तैयार होगी बायोचार टेक्निक के साथ, अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे अपने खेतों में ऐसे फेंक देते हैं तो लगभग आपके फर्टिलाइजर से बेहतर काम करेगी और वो सतत तरीका से करेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपके एक तरीका से जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी रेट है, जो उर्वरा शक्ति है, उस उर्वरा शक्ति को भी यह कम नहीं करेगी और यह एक सतत कृषि पर बल देगी। तो लगभग एक तरीका ये है, सरकार ये कहती है, इसमें लोग कुछ लोग एग्री नहीं करते हैं, जिसको बोलते हैं शून्य जुताई। यानी कहने का मतलब है कि ज्यादा खेतों को आप जुताई ना करें। आपने क्या किया कि जैसे आपने एक फसल काटा, थोड़ी सी आप उसको हल्का सा जोतिए और उसी के ऊपर क्या कीजिए कि अगला फसल उस पर उपजा लीजिए। इससे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है कि आपकी फसल पूर्ण रूपेण नहीं हो पाती जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि पराली का मैनेजमेंट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग आप इतने पॉइंट समझ गए। तो अगर किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन ही मान लीजिए कि आपके पराली अपशिष्ट प्रबंधन किस प्रकार से किए जाए। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बना सकते हैं। या ये भी पूछें कि पराली अपशिष्ट मैनेजमेंट के तहत सरकार के द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए हैं, आप ये भी लिख लेंगे। किसानों की क्या समस्या है, ये भी आप लिख पाएंगे। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को है क्या? लगभग हम लोगों ने एक टॉपिक को अच्छा से कवर अप किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होगी।